हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू सेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने हाल ही में जो पीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर्स पर, कि उनमें जर्नल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अपने हिंदी में डिस्कशन कर चुके हैं, रीजनिंग को डिस्कशन कर चुके हैं, इंग्लिश के भी 3 पेपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा जो वीडियो है जिसमें डिस्कशन करेंगे अपने मैथ्स के क्वेश्चनों को, कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए उनको सोल्व करने की, और आगे जिनका एग्जाम है उनको कौन से टॉपिक ज़्यादातर करके जाने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक बाग समलम चतुर्भुज के आकार में है, यानी ट्रपेजियम के फॉर्म में है। उस जो समलम चतुर्भुज बाग है उसका क्षेत्रफल है 4500 मीटर स्क्वायर, और उसकी जो हाइट है ना बच्चा, वो है 20 मीटर। बाग की समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा का आकार ज्ञात कीजिए यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी से 50% अधिक है। यदि अगर अपने समलम चतुर्भुज को क्रिएट करें तो इस प्रकार से क्रिएशन होगी उसकी, ठीक है बच्चा, और ये उसकी हाइट है। अब अपने को बोला गया कि छोटी भुजा की लंबाई बताइए। अगर आप इसके फॉर्मूले को देखें तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। यहां आपने कह सकते हैं कि समांतर भुजाओं का योग। अब ये जो दोनों आपस में साइड्स हैं ये पैरेलल साइड्स मानी गई हैं, पैरेलल साइड्स का पेयर है समांतर भुजाओं का जोड़ा। अपने से पूछा है कि छोटी भुजा बताइए कौन सी होगी, यानी इस भुजा की अपने को लंबाई पूछी है। अब देखिए अपने पास कितनी चीजें हैं, एक तो एरिया है और उसके अलावा अपने पास है दोनों भुजाएं हैं और एक हाइट है। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में से वो अपने को 3 चीजें देगा। अपने को एक तो एरिया दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, और इनडायरेक्ट रूप से अपने को दोनों भुजाओं में रिलेशन भी दे रखा है। यदि अपने दोनों भुजाओं को निकाल लें तो अपने छोटी भुजा का मान निकाल सकते हैं। अब उसने क्या क्या रखा है कि जो एक भुजा दूसरी भुजा से 50% अधिक है, यानी अगर मैं इसको 100 मानूं स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा 150। अगर मैं इनका दोनों भुजाओं का अनुपात निकालूं तो ये 50 के टेबल से काटूं तो ये 2 पे कट जाएगी, ये 3 पे कट जाएगी। यानी जो ए और बी जो समांतर भुजाओं का जोड़ा है उसमें अनुपात निकल गया 2:3। कितना आ गया 2:3, यानी एक भुजा तो 2x आ गई और एक भुजा कितनी आ गई 3x आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले में ए और बी का मान रख दूंगा। तो एरिया था मेरे पास कितना 4500, हाफ फॉर्मूले से था ए और बी। ए का मान 2x था, बी का मान 3x था, यानी कितने हो गए 5x। और हाइट कितनी थी 20, 20 5 है 100, 100 से ये दोनों जीरो कट चुकी हैं तो मेरे पास रह चुका है ये 2। 45 को 2 से गुना किया तो कितने आ गए 90, और x बराबर कितना आ गया 90। अब x बराबर 90 है तो छोटी भुजा कितनी थी 2x, यानी x का मान रखूंगा तो कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। आप इसको बाय ऑप्शन से भी स्टूडेंट कर सकते हो, बाय ऑप्शन से भी ये इजी रहेगा। अब बाय ऑप्शन से अगर मुझे पता है कि मुझे एरिया चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, एक तरीका तो ये था तो बाय फॉर्मूले से था। अगर आप बाय ऑप्शन से करना चाहो तो बाय ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखिए मुझे एरिया चाहिए कितना 4500 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास हाइट दे रखी है। अब मुझे ए और बी के यदि मान मिल जाए ना तो मैं फॉर्मूले में रख के जिस मान से मैं अगर ये ए बी के मान बनाता हूं, अगर उससे 4500 मीटर स्क्वायर आ गया तो मैं कह सकता हूं कि मेरी दोनों भुजाएं सही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब भी आपको बाय ऑप्शन से उठाने हो ना तो ऐसे ऑप्शन को उठाइए जो इजीली से कट सके। अब देखिए 150 और 180 दोनों ऐसे डिजिट हैं, दोनों ऐसे नंबर है जिनमें 0 0 पीछे आता है, यानी इजीली से कट सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से उठाता तो पहले 150 को उठाता फिर 180 को उठाता, क्योंकि दोनों में पीछे 0 लगा हुआ है। यदि मैं छोटी भुजा को 180 मानता हूं तो मुझे पता है कि जो बड़ी भुजा उससे 50% अधिक है, तो 180 का 50% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 27, यानी 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 270। अब मेरे पास ए तो निकल गई 180 और उसका 50% और अधिक कर दिया तो कितनी होगी 270। अब देखिए ए 180 है, इसका 50% ज़्यादा है, यानी 180 तो है, इसका 50% और यानी 90, तो कितनी होगी 270।
270 होगी। तो मैं इस फॉर्मूले में मान रख के देखता हूँ, 1/2 18 और 27 गुना 20, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 450। ठीक है, ये कितने हो गए 20, इसको काटा तो ये 10 पे कट गया, यानी कितने आ गए 4500, और मुझे 4500 ही चाहिए था। ठीक है, इसका मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। अब इजीली से मैं आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इसके आंसर की आप चेक कर सकते हो। ये समलम चतुर्भुज है, ये ए और बी बनाई है, ये एच है, इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट है। ये एरिया अपने को दे रखा था, हाइट अपने को दे रखी थी, ए मैंने 100 माना तो बी कितना हो गया 150। इनका रेशो निकाला तो 2:3 निकल गया, यानी एक 2x निकल गई और एक 3x निकल गई। और जैसे ही मैंने इस एरिया में ए और बी का मान रखा तो 2 और 3 कितने थे 5। अब देखिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100x, यानी 2 0 से 2 0 काट सकता हूं, तो नीचे कितना रह गया, ऊपर तो रह गया x, नीचे रह गया 2। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 90। अब मुझे पता है कि 90 है, ये 2x है, यानी 2 × 90, तो एक तो निकल गई 180 और एक निकल गई 270, यानी पूरा पूरा मान अपना निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यदि कोई जिनकी शिफ्ट अभी हाल ही में है तो वो 3 टॉपिक अवश्य करके जाएं, एक तो टाइम एंड वर्क का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, और एक जियोमेट्री का। बिल्कुल, और इसके साथ ही यदि टाइम एंड स्पीड के सिंपल से कॉन्सेप्ट सीख लोगे, स्पीड बराबर टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस फॉर्मूले से आप 2 या 3 क्वेश्चन बना सकते हो। वो पूछे भी गए हैं, अभी अपने डिस्कशन भी करेंगे उन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन दे रखा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको समलम चतुर्भुज का करवाया हुआ है, ये बिल्कुल हूबहू मैंने अपने कोर्स में करवा रखा है मैथ के। अगर आप जियोमेट्री का, जिसने कोर्स ले रखा है जियोमेट्री का, अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा है तो इजीली से वो क्वेश्चन बना सकता है। और हूबहू यही क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में भी करवा रखा है। ए और बी एक कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला कार्य का 50% पूरा करने में 72 दिन लेता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए पहले तो अपने को दे रखा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में करते हैं, और ए अकेला उस कार्य को 72 दिन में करता है, तो बी बताइए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब मुझे पता है कि ए कार्य का 50% माने 1/2, 50% को 1/2 मान सकता हूं। क्यों मान सकता हूं, क्योंकि मुझे 50% पता है, परसेंट को अगर हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, तो मैं काट सकता हूं इजीली से, 1/2 आ चुका है। अब मैं कह सकता हूं कि ए कार्य का 1/2 हिस्सा कितने दिन में करता है 72 दिन में, तो यानी अगर पूरा कार्य कितने में करेगा 144 दिन में। सिंपल सी बात है, 50% 72 दिन में करता है तो 100% कितने दिन में करेगा, उसके डबल में करेगा 144 दिन में। अब मुझे पता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 72 दिन में, और ए उस कार्य को करता है 144 दिन में, यानी 144 और 72 का यदि मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा 720। कितना आएगा 720। ए और बी किसी कार्य को करते हैं बच्चा 120 दिन में, और ए उस कार्य को करता है 144 दिन में, यानी 144 और 120 का यदि मैं एलसीएम निकालता हूं तो निकाल सकता हूं 720 यूनिट। यानी ये पूरा का पूरा जो कार्य था ना बच्चा, वो था 720 यूनिट। कितना 720 यूनिट। मैं अभी तक मुझे कार्य के बारे में कुछ नहीं पता था कि कार्य कितना है, तो मैंने कार्य निकाल लिया इन दोनों के एलसीएम से। कार्य टोटल है 720 यूनिट। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले कार्य को निकालिए। टाइम एंड वर्क में मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आपको पेड लेक्चर में। यदि कोई पेड लेक्चर को करना चाहता है तो आप मेरी ऐप है सरस्वती क्लासेज। कौन सी? सरस्वती क्लासेज फॉर DSSB एग्जाम को, वहां से कोर्स को बाय कर सकते हैं। अब देखिए टोटल काम है 720 यूनिट। कितने? 720 यूनिट। अब मुझे पता है कि ए और बी मिलकर 120 दिन में 720 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे बच्चा? 6 यूनिट। और ए अकेला उस कार्य को 144 दिन में करता है, तो ए अकेला उस कार्य एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो यहां से आपको पता चल चुका है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, ए और बी कितना काम करते हैं।
अब ये देखिए ए और बी 120 डेज में, ए का हाफ 72 यानी फुल 144 में, ए और बी 120 दिन में करते हैं, 144 दिन में करते हैं, यानी मैंने टोटल कार्य मान लिया कितने, 720 यूनिट। तो एक दिन में दोनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं और एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। यहाँ से निकाल सकता हूँ कि ए और बी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलकर, और ए अकेला 5 यूनिट काम करता है दोनों मिलकर। अब सिंपल सी बात है कि दो व्यक्तियों के पास 6 रुपए हैं, मान के चलिए राम और श्याम के पास 6 रुपए हैं मिलकर, राम के पास 5 है तो श्याम के पास कितने होंगे। अब सिंपल सी बात है ऑब्वियसली कि 1 रुपया होगा। दोनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और ए अकेला एक दिन में काम करता है, तो यहां से बी निकाल सकता हूं, बी कितने करेगा 1 यूनिट, क्योंकि ए का मान यहां 5 रख सकता हूं, 6 में से 5 घटेंगे तो कितने आ जाएगा 1। टोटल काम है बच्चा 720 यूनिट, और बी है हमारा एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 720 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 720 डेज में करेगा। सिंपल सी बात है, तो बी अकेला उस काम को 720 दिनों में करेगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट दशमलव भिन्नों में खिलौना बनाने के व्यय के दर्शाया गया है। देखिए पाई चार्ट तो यहाँ बना नहीं, जिन्होंने भी पेपर भेजा है शायद उनके पेपर में पूरी तरह से क्वेश्चन प्रिंट नहीं होंगे, तो एक्चुअली उन्होंने डाउनलोड करने में थोड़ी उनको पता नहीं कैसे करते हैं, तो अब तक हमारा ये जो इसका जो डायग्राम था वो हमारे पास है नहीं। अनदर पेपर मिलेगा तो वहाँ आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है एक जो पुलिस वैन की गति एक कार की गति से 30 किलोमीटर प्रति तेज है। कार को समान दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, जबकि पुलिस वैन को 90 मिनट की आवश्यकता होती है, तो कार की गति क्या होगी। एक सिंपल सी बात है बच्चा, एक तो कार है और एक पुलिस वैन है, उनको इस स्थिति से स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है, दोनों की डिस्टेंस सेम है बच्चा। अब जो कार है उसको तो 2 घंटे लगते हैं और पुलिस की वैन को 90 मिनट लगते हैं, सीधी सी सिंपल सी बात है। लेकिन जो कार की स्पीड है उससे 30 किलोमीटर ज्यादा किसकी स्पीड है, पुलिस वैन की। मैं इसको बाय ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा और लॉन्ग मेथड से भी करके दिखाऊंगा। अब देखिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड ज्ञात करनी है। स्पीड माने गति, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को दे रखी है जो पुलिस की वैन की गति है ना बच्चा, स्पीड है, वो कार की स्पीड से कितनी ज्यादा है 30। अब मुझे कार की स्पीड नहीं पता है, तो मैंने कार की स्पीड मान ली बच्चा कितनी है x, कितनी है x। अब मुझे पता है कि जितनी कार की स्पीड है उससे 30 किलोमीटर ज्यादा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड है, वैन की। तो वैन की कितनी होगी x + 30, कितनी होगी x + 30। अब मुझे पता है कि कार को लोकेशन तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और पुलिस की वैन को पहुंचने में 90 मिनट लगते हैं, कितने 90 मिनट। अब मुझे ये एक सिंपल सी बात बता दो बच्चा, सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस है, यहां से अगर कार स्टार्ट करती है तो उसे लगते हैं 2 घंटे, वैन स्टार्ट करती है तो उसे पहुंचने में लगते हैं 90 मिनट। तो बताइए दोनों की दूरी समान है या अलग अलग है। अब दोनों की दूरी समान है बच्चा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों की दूरी समान है। अब दोनों की दूरी समान है तो दोनों की दूरी को बराबर रख सकता हूं, डिस्टेंस को बराबर रख सकता हूं, यानी यहां से मैं कार की डिस्टेंस निकालूंगा, यहां से वैन की डिस्टेंस निकालूंगा, तो दोनों की डिस्टेंस को इक्वल रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम डिस्टेंस पास कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि ये जो मेरे पास स्पीड है वो किलोमीटर प्रति हावर्स में दे रखी है और टाइम हावर्स में दे रखा है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो स्पीड क्या निकल जाएगी 2x। कार की स्पीड तो आ गई 2x। अब मुझे पता है वैन की जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो अपने को टाइम भी 90 मिनट है, तो 90 मिनट को मैं हावर्स में चेंज करूंगा तो किसका डिवाइड करूंगा 60 का। अब देखिए 30 दूना 60, 30 तिया 90, यानी मेरे पास यहां तो मैंने 2 घंटे लूंगा तो यहां 90 मिनट को किस में चेंज करूंगा, घंटों में। तो मैंने घंटों में चेंज किया तो 3/2 आ गया। अब मुझे पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड और टाइम का गुना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए
x प्लस 30 इंटू 3/2। अब सिंपल सी बात है कि दोनों की स्पीड क्या होगी बच्चा, इक्वल होगी। तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 4x, 3 को अंदर किया तो 3x, और 3 को 30 से किया तो 90। तो 3x, 4x में से 3x गए, कितने बचते हैं 1x, यानी x बराबर कितनी आ गई 90। और x क्या थी बच्चा, कार की स्पीड। x क्या माना था अपने, कार की स्पीड। तो कार की स्पीड आ गई 90 और वैन की स्पीड आ गई 120। उन्होंने पूछी थी कार की, तो कार कितनी है 90। अब आइए स्टूडेंट बाय ऑप्शन से, सीधी सी बात है बाय ऑप्शन से चलता हूं मैं, ठीक है। अब मैं बाय ऑप्शन से मैं वही क्वेश्चन को चूज करूंगा जिनके पीछे जीरो जो कट सकते हैं, जिनका मल्टीप्लाई इजी है। तो मैंने बाय ऑप्शन से पिक कर लिया कार की स्पीड 90, कितनी 90। अब मुझे पता 30 ज़्यादा किसकी है, वैन की। तो वैन की कितनी होगी 120। इसको टाइम लगता है 2 घंटे, इसको लगते हैं 3/2 यानी 90 मिनट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो गया 180, क्योंकि डिस्टेंस आ गई 180 किलोमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए 180, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है बराबर। अगर दोनों की डिस्टेंस बराबर आ गई 180 80, तो जो मैंने ऑप्शन पिक किया था वो बिल्कुल क्या बचा, सही है। यानी 90 जो मैंने पिक किया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 घंटों में एक्स से वाई यात्रा करता है। एक व्यक्ति है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। वो कहता है कि उसको इसकी यात्रा करनी है। सीधी सी बात है, अपने को जो डाटा दे रखे है ना, वो एक्स से वाई की दूरी दे रखी है अपने को कितनी, 450 किलोमीटर। यानी अपने को डिस्टेंस तो दे रखी है। जब वो पहली बार एक्स से वाई की जाता है तो 8 घंटे लेता है, यानी टाइम कितना ले रहा है 8 आवर्स। डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। अब वो वापस आता है, तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस चेंज होगी या बढ़ेगी घटेगी। तो डिस्टेंस नो चेंज होगी, तो डिस्टेंस वापस वही है 450। पहली बार तो वो इधर से इधर जा रहा था, अब दूसरी बार बच्चा वो इधर से इधर आता है, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी। अब की बार उसने टाइम की जगह क्या दे दिया, अब की बार स्पीड दे दी। क्या दे दी 45 किलोमीटर। क्या दे दी 45 किलोमीटर। तो अब मुझे निकालनी है उसकी औसत गति। यहां मुझे टाइम और डिस्टेंस दे रखे हैं, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं। तो इसकी ऊपर वाले की स्पीड निकल जाएगी और नीचे वाले की स्पीड है, यानी मैं दोनों की एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं। यदि आपको ऊपर स्पीड नहीं निकालनी है तो नीचे क्या निकाल लीजिए आप, टाइम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, टाइम। नीचे टाइम क्योंकि मुझे डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है तो मैं इसे टाइम निकाल सकता हूं। इनसे ऊपर से मैं निकाल सकता हूं स्पीड, और नीचे स्पीड दे रखी है। अगर आपको स्पीड नहीं निकालनी तो नीचे से मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, मैं टाइम निकाल लेता हूं। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो मैं दो तरीके से इसको यूज कर सकता हूं, दोनों तरीके आपके सामने दिखाता हूं मैं करके। अब ये देखिए एक्स से वाई था, अपने को टाइम दे रखा है 8 आवर्स और डिस्टेंस दे रखी है 450 किलोमीटर, और मुझे स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर आते वक्त। अब मुझे पता है कि स्पीड दे रखी है, क्या डिस्टेंस चेंज होगी बच्चा, यहां से यहां आने में 450 है तो यहां से आने में भी डिस्टेंस सेम रहेगी। अब जिस डिस्टेंस दे रखी है 450 और मैं स्पीड में डिवाइड कर दूंगा तो टाइम कितना आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा है स्पीड, यहां डिस्टेंस दे रखी है 450 और 450 में यदि मैं स्पीड का भाग दूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 10 घंटे। अब देखिए, अब मेरे पास नीचे मेरे को ऊपर भी टाइम है नीचे भी टाइम है, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 18 घंटे। ऊपर डिस्टेंस थी 450 तो आती वक्त भी डिस्टेंस कितनी होगी 450, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 900। 900 में 18 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 50, यानी एवरेज स्पीड निकल गई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक तरीका तो ये है। अब देखिए एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला और होता है 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। यहाँ S1 S2 स्पीड है, याद रखना। S2 तो मेरे को दे रखी है बच्चा, S1 मेरे को ज्ञात करनी है। और आपको ध्यान है कि मेरे पास यहाँ डिस्टेंस दे रखी है 450 और डिस्टेंस में यदि मैं टाइम का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड आएगी मेरे पास 56.25। कितनी आ जाएगी 56.25। तो मैंने यहाँ से 56.25 निकाल ली। तो
S1 तो मेरे पास निकल गई 56.25, S2 निकल गई मेरे पास 45। तो जहाँ जहाँ S है वहाँ S रख दूंगा, जहाँ S2 है वहाँ रख दूंगा। तो 2S1 S2 दोनों को जोड़ दिया 101। ऊपर तो आ गया 50, 62.5, नीचे आ गया 101.25, काटा तो कितना आ गया 50। दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को सर्ड 86 का। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए कैसे करना है, इसको बनाना है। ये पहले पूरा रूट दे रखा है, कितना दे रखा है, पूरा रूट 9 के बाद फिर अपने को रूट दे रखा है कितने 33, फिर अपने को फिर रूट दे रखा है कितने 225, प्लस फिर रूट दे रखा है 961, ये दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन को पीछे से बनाते आइए। अब देखिए 961 किसका रूट होता है, 31 का, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 31। 31 और 225 कितने होते हैं स्टूडेंट, 256 होते हैं। कितने 256, और 256 का रूट कितना होता है बच्चा 16। तो बाहर कितना आ गया 16। 16 और 33 कितने होते हैं बच्चा, 16 और 33 होते हैं 49। कितने होते हैं 49। तो 49 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा 7। 7 और 9 कितने होते हैं 16, और रूट 16 कितना आता है बच्चा 4। यानी कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या 14 सेमी और ऊंचाई 28 सेमी वाले बेलन में से 7 सेमी की त्रिज्या और 14 सेमी की ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। सेम का सेम हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे के सारे आपको करवाए हुए हैं पेड लेक्चर्स में, ठीक है। अभी मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का एक ही पार्ट करवाया था, और सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल टू टाइम एंड डिस्टेंस, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से बन रहे हैं बच्चा। अब देखिए सबसे पहली बात है बेलन। बेलन का आपको वो कहता है कि ये एक बेलन है, यानी एक सिलेंडर है। सिलेंडर में आपको क्या दे रखा है, एक तो हाइट दे रखी है और एक दे रखी है अपने को रेडियस। कहता है इसको मेल्ट करके 7 सेमी और 14 सेमी के कितने कोण बनाए जा सकते हैं। अगर किसी चीज को मेल्ट करते हैं ना बच्चा, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। और आपको वॉल्यूम निकालने का शॉर्ट वे बताया था, किसी भी 3D आकृति का वॉल्यूम निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर लीजिए, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिलेंडर है, सिलेंडर में आधार का क्षेत्रफल, आधार किसका बना होता है सर्किल का, सर्किल का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट है h। यानी बेलन का जो वॉल्यूम है वो ये होता है, और बेलन के वॉल्यूम का 1/3 कौन होता है बच्चा, कौन होता है, यानी शंकु होता है। यानी मैं बेलन को मेल्ट करूंगा तो मेल्ट करने से मुझे किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, शंकु का, और शंकु से कितने शंकु क्रिएट कर सकता हूं। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास दे रखा है सिलेंडर का वॉल्यूम, और इससे मुझे बनाने हैं मेल्ट करके किसके, शंकु के। शंकु कितने बनाए जा सकते हैं, पाई से पाई काट सकता हूं मैं, अब आर से आर नहीं काट सकता। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति आर से आर मत काट देना, क्योंकि दोनों की आर अलग अलग है। तो आर दे रखी है ऊपर 14, यानी 14 गुना 14, हाइट दे रखी है मेरे पास 28। अब ये 3 है, पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 3 भी इसके ऊपर में लग गया। उसके बाद मेरे को दे रखा है बच्चा नीचे आर दे रखा है 7 गुना 7, और हाइट दे रखी है 14। यानी ये 2 पर कट गया, ये भी 2 पर कट गया, ये भी 2 पर कट गया, ये आ गया 2 2 3 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। यानी कितने शंकु क्रिएट किए जा सकते हैं, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 2000 में इस प्रकार जोड़ा जाए कि वह 7, 9, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो देखिए 7, 9, 20 और 24 का पहले क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने सिखाया हुआ है। ये 7 है, ये 9 है, ये 20 है, ये 24 है। 7 को मैं 7 लिख सकता हूँ, 9 को 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, 20 को मैं 2 की स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 की क्यूब इंटू 3 लिख सकता हूँ। यानी मेरे पास 2 की क्यूब 3 आ चुका है, 3 की स्क्वायर आ चुका है, 5 आ चुका है, और 7 आ चुका है। यानी 8 निमा 72, 72 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ।
35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने आ जाएंगे 10, 1, ठीक है, 35 और 1 36, उसके बाद देखिए 6 और 21। अब देखिए ये 0, ये 2, ये 5, 2, तो मेरे पास वो संख्या है 25, 20 जो इन चारों से डिवाइड होगी। 25, 20, लेकिन संख्या दे रखी है 2000। अब मैं पूरा पूरा डिवाइड चाहता हूं तो मैं क्या जोड़ूं कि इसमें 25, 20 बन जाए, तो 520 जोड़ूंगा तो 520 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज पर 25% की दर से उधार दिया जाता है, तो 8वें और 9वें वर्ष तक उनकी वृद्धि का अनुपात कीजिए। यानी वृद्धि मतलब मिश्र धन का अनुपात निकाल के बताना है अपने को। हूबहू ये क्वेश्चन भी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में करवाया हुआ है, तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे अपने। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है वो, और कोई बात नहीं। अब देखिए मेरे पास मिश्र धन का अमाउंट का मेरे पास फॉर्मूला था P गुना 1 + R/100 की पावर T। अगर 8 वर्ष का निकालूंगा तो T कितना आ जाएगा 8, तो 8वें वर्ष का मिश्र धन निकालना है तो A8 बराबर P + 25/100 की पावर 8 कर सकता हूं मैं, क्योंकि 25% हमारे पास रेट था। 9 ईयर का कितना हो गया अमाउंट, 1 + 25/100 की पावर 9। अब इन दोनों का अपने क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो निकाला तो ये ऊपर आ गया 9 का, ये 8 आ गया, P से P कट चुका है। अब मुझे पता है कि यदि आपने सर्ड इंडिसेस वाला लेक्चर पूरा देखा हुआ है तो अब देखिए A की 3 है, ये A की 2 है, तो मुझे पता है कि दोनों का आधार समान है तो घातें घट सकती हैं। तो 3 में से क्या घट जाएगा 2, तो कितना रह गया A। अब देखिए दोनों की आधार हैं 1 + 25/100, 1 + 25/2, तो घातें घट जाएंगी। 9 में से 8 गए, कितने बचते हैं 1, तो यानी अब मैं इसको सोल्व करूं तो 100 एलसीएम लिया तो कितना आ गया 125, 25 5 125, 25 चौके 100, तो अनुपात कितना आ गया 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का, हूबहू क्वेश्चन करवाया हुआ है, डिजिट चेंज हुए बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट। कहता है W X Y और Z के बीच 17, 18, 19, 20 का अनुपात है। यदि Y को W से 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो Z को कितने रुपए मिलते हैं। अब देखिए Y को W से 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो मैंने 500 लिख दिया, लेकिन अनुपात कितने अधिक मिलते हैं Y को W से, तो 2। अनुपात में तो 2 ज़्यादा है और रुपए में कितने ज़्यादा है 500, यानी बराबर रख सकता हूँ। 1 का मान कितना आ गया 250, यानी 1 अनुपात का मान आ गया 250। किसका पूछा है Z का, Z के पास कितने अनुपात है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 दूना 50 यानी 5000। नेक्स्ट है एक विक्रेता को लागत पर 32% के लाभ की, एक विक्रेता लागत पर 32% के लाभ की उपेक्षा करता है। यदि उसकी साप्ताहिक बिक्री 29,700 रुपये थी तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 32% लाभ की उपेक्षा करता है, यानी कोई चीज़ 100 में थी तो अब वो कितनी होगी 132, 132 रुपये का, वो कहता है 32 रुपये के लाभ की उपेक्षा करता है और साप्ताहिक बिक्री है 29,700, यानी 132 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई 29,700। उसने पूछा कि उसका लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ कितने 32%, 132% की वैल्यू आ गई 29,700, 1% की वैल्यू आ गई 29,700 अपॉन 132, जैसे ही काटोगे तो कितना आ जाएगा 225। अब उसने 32 की पूछी है तो 32 मल्टीप्लाई कर देना 225 से, ठीक है बच्चा, आंसर आ जाएगा 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने 10 रुपये रिटर्न देने वाली कंपनी, हूबहू क्वेश्चन करवाया हुआ है परसेंटेज में। एक्स ने 10% रिटर्न देने वाली कंपनी में 20,000 रुपये का निवेश किया और एक्स ने कंपनी में रिटर्न को पुनः निवेश करने का फैसला किया। पहले एक्स ने कोई कंपनी में क्या किया, इन्वेस्ट किया 20,000 रुपये का, तो कंपनी ने क्या किया, उसे 10% रिटर्न दिया। अब खुश हो गया एक्स, तो उसने दोबारा फिर 1 साल के लिए 20,000 का इन्वेस्ट कर दिया। तो देखिए पहले साल उसने ये कंपनी है, इस कंपनी में उसने 20,000 लगाए, तो कंपनी ने क्या किया, उसको 10% रिटर्न दे दिया, यानी 20,000 से अब उसकी राशि कुछ ज़्यादा हो चुकी है। अब उसने टोटल राशि को फिर इन्वेस्ट कर दिया, अब 10% इस पूरी राशि का फिर इन्वेस्ट मिलेगा, तो बताइए 2 सालों बाद वो राशि कितनी हो जाएगी।
तो इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। वो जर्नली तरीका जो मैंने करवाया था, बाद की वैल्यू यानी आफ्टर वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू इनटू इंक्रीज परसेंट। आफ्टर वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है 2 सालों बाद, तो स्टार्टिंग वैल्यू है 20,000, इन परसेंट इंक्रीज यानी पर ईयर 10% उसके इंक्रीज मिल रहा है, यानी 110% पहले साल, 110% दूसरे साल। परसेंट हटाऊंगा तो 100 लग जाएगा, परसेंट हटाऊंगा तो 100 लग जाएगा, यानी 4 जीरो से 4 जीरो कट चुकी हैं। 11 को 121, 121 के पीछे 2 जीरो आ गई, मल्टीप्लाई कितना है 242 जीरो जीरो, यानी 24,200 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर ऐसे नहीं करना तो ये कंपनी है, ये कंपनी में उसने क्या किया बच्चा, 20,000 रुपये लगाए। 20,000 रुपये पर उसको पहले बार 10% रिटर्न मिले, यानी 10% रिटर्न मिला तो कितना आ गया बच्चा, 2,000, यानी उसने 20,000 लगाए थे, अब कितने हो गए 22,000। अब 22,000 पर फिर उसको क्या 10% मिल रहे हैं, 10%, तो फिर काटूंगा तो ये कितना आ गया 2200। 22,000 तो हो गया था, अब 2200 और जोड़ दो, 00242, यानी 24,200। ऐसे भी कर सकते हो। एक वस्तु को बनाने में 100 रुपये का व्यय लगता है, इसे खुदरा विक्रेता को लागत पर 50% के लाभ पर बेचता है। अब देखिए, किसी वस्तु की कॉस्ट है 100 रुपीज़, अब 50% लाभ कमाकर कोई प्रोडक्शन कंपनी उसको रिटेलर को बेच देती है। अब फिर जो रिटेलर है ना बच्चा, बिक्री मूल्य पर 25% लाभ पर ग्राहक को बेचता है, यानी 25% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। तो बताइए किस मूल्य पर ग्राहक उसे खरीदता है, 25% लाभ पर, यानी उसका 150 तो उसका मूल्य हो चुका था, यहाँ तक 100 रुपये का था, उस पर 50% लाभ यानी 150 पर पहुँच गए थे। अब 25% लाभ पर यानी 75% की वैल्यू कितनी होगी, 75% की वैल्यू होगी 150, और 1% की वैल्यू कितनी होगी 150/75, यानी 2। तो 100 की चाहिए, किस मूल्य पर ग्राहक उसे खरीदता है, तो 200 रुपये पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पर कर की दर 18% थी, कर के बाद का मूल्य 6608 रुपये था। मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि कर के बाद के मूल्य में बदलाव ना हो, यदि नई कर दर 12% हो। अब सिंपल में ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कहता है कि एक वस्तु पर कर की दर 18% थी और कर के बाद का मूल्य कितना है 6600 रुपये। अब कह रहा है कि ये जो अपने को क्या करना है, कर से पहले कुछ मूल्य था, मान के चलिए ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर 18% टैक्स लगाया, मैंने क्या लगा दिया 18% टैक्स लगा दिया। अब तक इस वस्तु का मूल्य मुझे नहीं पता, जैसे ही मैंने इस वस्तु पर 18% टैक्स लगाया तो इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया 6608 रुपये। लेकिन टैक्स से पहले इस वस्तु का मूल्य आपको नहीं पता था ना बच्चा, जैसे ही मैंने 18% लगाया, यानी इस वस्तु से पहले इस वस्तु का मूल्य कितना होगा 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है बच्चा 100%। 100% इस वस्तु का कोई ना कोई तो मूल्य होगा। जैसे ही मैंने उस पर 100 से 118 कर दिया तो ये जो मूल्य था ना वो बढ़कर कितना होगा 6608। अब मुझे नया मूल्य पता चल गया, यानी अब वस्तु का मूल्य है 118 रुपये का दाम है 6608 कितना। अब वो कह रहा है कि मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। अब ये था ना ये वाला जो 100% जिसकी वैल्यू थी, अब कह रहा है कि इसमें मैं कितने और इंक्रीज कर दूं, कितना और इंक्रीज करूं और 12% टैक्स लगा दूं ताकि इसमें कोई चेंज ना आए। 5600 कहता है कि इसमें कितना, इस मूल्य को कितना और बढ़ा दूं और टैक्स 12% कर दूं, फिर भी मुझे कितना मूल्य मिलना चाहिए 6608 रुपये। ये इसकी पूरी की पूरी कहानी है। यानी पहले तो कर दिया 118 की वैल्यू आ चुकी है 6608। अब कह रहा है कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6608/118,
काटूंगा तो कितना आ जाएगा 56, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5600। ये जो डब्बा था ना, डब्बे की वैल्यू कितनी मिल गई 5600। अब वो कह रहा है कि इस डब्बे की वैल्यू को और कितना बढ़ा दूं, कर कितनी 12% हो और लास्ट में मुझे मूल्य कितना मिले 6608। तो करके देखिए, ए का कितना आ गया 6608 अपॉन 112, काटा तो 59 आ गया, तो कितना आ गया 5900। पहले थी 5600, अब आ गई 5900, यानी कितनी बढ़ानी चाहिए मुझे 300, तभी मुझे 12% पर वापस कितने मिलेंगे 6608 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 खिलौनों का लागत मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हूबहू क्वेश्चन, खिलौनों की जगह मैंने सेब माना हुआ है। 28 खिलौनों का लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस, 28 कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है बच्चा 20 सेलिंग प्राइस के। अब मैं इसको काट सकता हूं, काटूंगा तो ये कितने पे कट जाएगा 7 पे, ये कितने पे कट गया 5 पे, यानी 7p बराबर 5 SP। यहां से CP निकालूंगा तो CP तो निकल गया 5 और SP निकल गया 7। आपको पता है ना कैसे, रेशो के मामले में। अब कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी और 7 रुपये में बेचती तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर 5 रुपये पे, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट ज्ञात करना है, 20 दूना 40, यानी 40% का उसे लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B और C द्वारा क्रमशः B 40, 50 और 200 दिनों में बगीचा लगाया जाता है। हूबहू क्वेश्चन करवाया गया है। हूबहू क्वेश्चन दो तरीकों से, एक तो एलिमिनेशन मेथड से और एक टोटल वर्क यूनिट से। A, B, C 40, 50 और 200 दिनों में बगीचा लगाया जा सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और B 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है, C 15वें दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तो शेष काम A कितने दिनों में करेगा वो बताइए। अब ये देखिए, A तो 40 दिनों में करता है, B 50 दिनों में, C 200 दिनों में काम करता है। अब मान के चलिए मुझे काम नहीं पता था काम कितना है, तो काम मान लिया मैंने 200 यूनिट। काम कितना है 200 यूनिट। यदि A 200 यूनिट के काम को 40 दिन में करता है तो एक दिन में 5 यूनिट, B 200 यूनिट के काम को 50 दिन में करता है तो एक दिन में कितने करेगा 4 यूनिट, और C 200 यूनिट के काम को 200 दिनों में करता है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। यानी तीनों मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं पर डे। अब वो कहता है कि 200 यूनिट काम है। अब वो पहली लाइन क्या कहता है कि जो C है ना बच्चा, कौन, जो C है वो 10 दिनों बाद काम छोड़ देता है, 10 दिनों बाद। अब सिंपल सी बात है कि C 10 दिनों बाद काम छोड़ेगा तो 10 दिनों तक तो तीनों ने काम इकट्ठा किया है, तीनों ने काम इकट्ठा किया है, एक दिन में तीनों 10 यूनिट काम करते हैं। तो अब मुझे पता है कि 10 दिनों तक वो काम कितना करेंगे, एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, 10 दिन बाद C काम छोड़ देता है, यानी तीनों ने 10 दिन तो इकट्ठा किया तो 10 दिनों तक तीनों 100 यूनिट काम करेंगे। अब उसके बाद क्या आता है, अब रह गए A और B। कौन रह गए, A और B। अब वो कह रहा है कि उसके 5 दिनों बाद B भी काम छोड़ देता है। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, पहले B ने काम छोड़ा था तो 100 आ गया, B ने काम को एलिमिनेट कर दिया। अब रह कौन गए, A और C। A और C एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं और इसके 5 दिन तक इकट्ठा काम करते हैं, यानी 30 यूनिट दोनों ने इकट्ठा काम किया। उसके बाद C भी काम छोड़कर चला गया, यानी 130 यूनिट तक तो दोनों तीनों सम्मिलित थे। 200 यूनिट काम था तो 130 यूनिट तो कर चुके हैं, पीछे कितना काम रह गया 70 यूनिट, और मुझे पता है कि पीछे काम रह गया 70 यूनिट, और A एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 70 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 14 दिनों में। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तीनों का टोटल डे निकलेगा, तीनों क्या निकलेगा टोटल डे निकलेगा। टोटल डे निकलेंगे 29 में से 14 घटा दूंगा तो 15 घटा दूंगा 14 रह जाएंगे। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जॉगर पहले दिन में 30 मिनट में 6 किलोमीटर
और दूसरे दिन में 1 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, तो दोनों दिनों की औसत दौड़ गति निकालिए। अब देखिए औसत गति कहती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए इसको लॉन्ग मेथड से भी कर रखा है, जिसमें मैंने दोनों को चेंज किया था किलोमीटर प्रति हावर से। मैं सारे के सारे आपको आंसर दिखा दूंगा, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए शॉर्ट मेथड से। अब देखिए टोटल टाइम तो है मेरे पास 30 मिनट और ये कितना 1.5 घंटे, तो यानी टोटल टाइम हो गया मेरे पास 2 हावर्स। कितना? 2 हावर्स। अब टोटल डिस्टेंस देखिए, पहले 6 किलोमीटर है फिर 15 है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 21, टोटल टाइम हो गया 2, तो मेरे पास एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 10.5, जो कि ये रहा। x एक दूरी को 20 मिनट में और y उसी दूरी को 36 मिनट में तय करता है, तो गति का अनुपात क्या होगा? अब देखिए बच्चा, दूरी फिर सेम है। अब जब दूरी सेम है ना बच्चा, सेम का सेम हूबहू, कोई नहीं, बिल्कुल ऐसे का ऐसे करवाया हुआ है। ये x और y है, पहले सॉरी ये है, ये पॉइंट है a से b। x तो लेता है इसको 20 मिनट में, y लेता है इसको 36 मिनट में, ठीक है। और मैं डिस्टेंस मान लेता हूं a है दोनों की, तो ये a डिस्टेंस को 20 मिनट में, ये a डिस्टेंस को 36 मिनट में पास करता है। अब मुझे स्पीड का अनुपात निकालना है। स्पीड क्या कहती है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों का अनुपात निकालना है। लेकिन यहां टाइम है मिनट में, अपने को क्या करना है बच्चा? इसको चेंज करना है घंटों में। तो पहले इसका टाइम आएगा, इसकी स्पीड आएगी a/20/60, क्योंकि इसको मैंने हावर्स में चेंज कर लिया, तो ये 60 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी इसको काटूंगा तो 1/3 आ जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? इसकी स्पीड आ गई पहले की 3a। उसी प्रकार दूसरे की स्पीड निकालता हूं। दूसरे की स्पीड निकलेगी बच्चा a/36/60, 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितनी आ गई? 5। ये कितनी आ गई? 3। तो इसकी स्पीड आ गई, इसका आ गया, इसकी तो आ गई 3a, इसकी आ गई 5a/3। 3 इधर मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? 9a, और ये कितनी आ गई? 5a। a से a कट गया तो कितना आ गया? 9/5। ये था स्टूडेंट हमारा पूरे के पूरे क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अब ये देखिए यहाँ भी उन्होंने डायग्राम नहीं क्रिएट कर रखा, तो बिना डायग्राम के कर नहीं सकते। यहाँ भी डायग्राम क्रिएट नहीं कर सकता, तो अपने DI के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो बहुत जल्दी DI के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएगा जितने भी पेपर्स में आए हुए हैं। तो अब आपका काम है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप है सरस्वती क्लासेज फॉर DSSB एग्जाम। सरस्वती माता की पिक्चर लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है DSSB एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से, आप जाके सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।